बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के हवाले से है, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। और बिफ़ोर इन्वेसिव वेंटिलेशन हम मोस्टली नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन को कंसिडर करते हैं। इफ़ द पेशेंट जीसीएस एज़ मोर देन 8 तो हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन को ट्राई कर सकते हैं और एट रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ इन्वेसिव वेंटिलेशन, बहुत हद तक उसको पेशेंट को आप इन्वेसिव वेंटिलेशन से बचा सकते हैं। इसमें आप लोगों को पता होगा मोस्टली हम सीपेप और बाईपेप यानी कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर एंड बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर की बात करते हैं। तो इस आज की लेक्चर में हम ये दो मूड्स डिस्कस करेंगे, इसकी इंडिकेशंस कि कौन सी कब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। इन्वेसिव वेंटिलेशन हमारे पास नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन अगर हम बात कर लें तो वो इंट्यूबेशन जिसमें कोई इन्वेसिवनेस ना हो। इन्वेसिवनेस ऑफ वेंटिलेशन क्या है कि इसमें कोई आप इंटरवेंशन नहीं करते, लाइक ट्रेकियास्टमी या न्यूट्रेकियल इंट्यूबेशन, तो इसमें उस कोई ज़रूरत नहीं होता, लिहाजा हम इसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन कहते हैं। पहले नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यूज़ किया जाता था फॉर द हाइपो वेंटिलेशन, जो कि न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट में होते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल चूँकि एडवांस मॉडलिटीज़ आ गई हैं तो उसी बेस पे हम इसको जो रिस्पिरेटरी फेलियर हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। रिस्पिरेटरी फेलियर किसे कहते हैं? तो ये हमारे पास वो कंडीशन जिसमें नॉर्मल गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। अब नॉर्मल गैसेस एक्सचेंज अगर नहीं होता तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि या तो आपके पास ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव नहीं है या ऑक्सीजनेशन भी इम्प्रूव नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिटर्न हो रही है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने रिस्पिरेटरी फेलियर को दो में डिवाइड किया है। एक कंडीशन जिसको हम हाइपोक्सिक रिस्पिरेटरी फेलियर या टाइप 1 रिस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं। तो इस रिस्पिरेशन में क्या होते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन सेचुरेशन या एबीजीज में आपके पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिक या टाइप 1 रिस्पिरेटरी फेलियर। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कम हो रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो रही है, पीएच भी कम हो रही है, मतलब एसिडोटिक हो रही है, और एसिडोटिक भी रिस्पिरेटरी एसिडोटिक हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से। सो सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर या हाइपरकेप्निक हाइपोक्सिक रिस्पिरेटरी फेलियर। तो इन दोनों कंडीशन में, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में, आपके पास इंडिकेटेड है कि आप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन कर लें। अगर इससे नहीं होता तो फिर आप इन्वेसिव पे जा सकते हैं, लेकिन इनिशियली एटलीस्ट इसको ट्राई ज़रूर कर लें। अच्छा, एनआईवी क्या करते हैं बेसिकली? सो एनआईवी आपके पास एल्विलाई की वेंटिलेशन को ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एल्विलर वेंटिलेशन ज़्यादा है, एल्विलाई तक ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, तो पेशेंट की एक्सचेंज भी होगा और ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव हो जाएगी। सेम अगर एक साइड से ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है तो दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस एक्सेल ज़्यादा होगी, तो आपका हाइपरकार्बिया और एसिडोसिस भी ट्रिप होगा। दूसरा ये है कि चूँकि इसमें प्रेशर होते हैं, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है, सो जी आपकी एल्विलाई अगर कोलैप्स है तो उसको रिक्रूट करके एक्सपेंड करवाते हैं। तो अगर आपका एल्विलाई एक्सपेंड हो गया है तो इसमें गैसियस एक्सचेंज आसानी के साथ होगी। तीसरा ये है कि ये आपके फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको हम स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द लंग भी कहते हैं, कि ये ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं, एयर को स्टोर करते हैं। तो अगर स्टोरेज आपकी ज़्यादा है तो ऑक्सीजनेशन भी इम्प्रूव होगी। और चूँकि इसमें प्रेशर है तो प्रेशर होने की वजह से ये आपकी जो एयरवे रेजिस्टेंस है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का वर्क ऑफ ब्रीथिंग भी कम हो जाते हैं। अच्छा, इसकी एडवांटेजेस क्या है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की? तो एक ये है कि इसमें कोई इन्वेसिव नहीं है, आसानी के साथ आप पेशेंट को ये लगा सकते हैं और पेशेंट भी इसमें कंफर्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द इन्वेसिव वेंटिलेशन, क्योंकि इसमें कोई सिडेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होता, कोई हाई डोज ड्रग्स की ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट बातें भी कर सकते हैं, खुराक भी खा सकते हैं इंटरमिटेंटली, ठीक है। और जो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन या ट्रैकियास्टमी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, लाइक इंट्यूबेशन के दौरान ट्रामा हो जाना या फेल इंट्यूबेशन या एस्पायरेशन ड्यूरिंग इंट्यूबेशन या इन्फेक्शन पोस्ट इंट्यूबेशन या पोस्ट ट्रैकियास्टमी जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उससे आप पेशेंट को बचा सकते हैं। इसके अलावा चूँकि इसमें कोई सिडेशन, रिलैक्सेंट या इस तरह की ब्रॉड
स्पेक्ट्रम जो महंगे एंटीबायोटिक या ड्रग्स हैं हम यूज़ नहीं करते, लिहाजा पेशेंट के ऊपर कॉस्ट भी कम आते हैं और हॉस्पिटल स्टे भी कम होते हैं। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सो डिसएडवांटेजेस ये है कि ये एज सच रैपिडली, जिस तरह इन्वेसिव वेंटिलेशन हमारा गैशियस एक्सचेंज या गैशियस एबनॉर्मेलिटी जो है हाइपोक्सिया हाइपरकार्बिया करेक्ट करते हैं, उसी तरह ये नहीं करते, क्योंकि इसमें पेशेंट के एफर्ट्स होते हैं। उस वहाँ पर इन्वेसिव में तो हमारा कंट्रोल में सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि पेशेंट के एफर्ट्स होते हैं, लिहाजा जो करेक्टनेस ऑफ द एबनॉर्मेलिटी है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इसके अलावा चूँकि इसमें प्रेशर्स हम अप्लाई करते हैं, तो अगर आपके पास तमाम प्रेशर्स नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में वो 25 से बढ़ गई, ठीक है, तो ड्यू टू द हाई प्रेशर जो आपका लोअर एसोफेजियल स्पेंसर है उसके प्रेशर भी 25 है, तो वो अगर वेंटिलेशन के प्रेशर 25 से ज़्यादा हो गया, सो दैट विल ओपन द लोअर एसोफेजियल स्पेंसर प्रेशर्स, और फिर एयर जो है वो स्टमक की तरफ जाएंगी तो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होगी, और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन एट सेल्फ जो है वो फिर आपकी वेंटिलेशन को कंप्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि लंग्स के ऊपर जो है प्रेशर आ जाते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ आप किसी कोई लीकेज रह गया तो एयर विल लीक, इसमें भी वेंटिलेशन फिर सही नहीं होगा, क्योंकि आप इसको फिक्स लगाते हैं, टाइट लगाते हैं, तो इसकी वजह से आई जो है वो इरिटेट भी हो सकती है, फेस जो है उसकी स्किन नेक्रोसिस भी हो सकते हैं, और क्लास्ट्रोफोबिया भी बंदा जो है वो डरते हैं, क्योंकि अब ये बहुत टाइटली ओवर द फेस लगाया जाता है। अच्छा, अब कौन सा मोड कौन सी कंडीशन में लगाएंगे? सो याद रखें, हाइपोक्सीमिक पेशेंट में जिसको हमने टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर का नाम दिया, उसमें आप यूज़ करेंगे CPAP, और जो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है यानी हाइपरकैप्निक भी है हाइपोक्सीमिक भी है, तो उसमें आप फिर बाईपेप यानी बाई लेवल नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन को यूज़ करेंगे। CPAP है क्या चीज़? कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर। तो बेसिकली दिस कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर इज़ पीप, और पीप हम क्यों यूज़ करते हैं? टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन। सो लिहाजा इसी बेस पे चूँकि ये पीप है ओनली ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करते हैं, तो हम यूज़ करेंगे इसको इन द टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें होता क्या है? इसमें ये है कि जब पेशेंट इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर, तो दोनों कंडीशन के अंदर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। तो इससे आपका जो ऑक्सीजनेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, आपका एल्वेलाई भी कोलैप्स नहीं होता। इसके अलावा चूँकि प्रेशर है तो ये आपकी एयरवे रेजिस्टेंस को कम करेंगे, जिसकी वजह से वर्क ऑफ ब्रीथिंग भी कम होगा, और एल्वेलाई को भी ये क्या करते हैं, ओपन करवाते हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो, क्योंकि अगर वो कोलैप्स हो गए तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। इसके अलावा ये इंट्रापल्मोनरी शंट को रिड्यूस करते हैं। सो इंट्रापल्मोनरी शंट बेसिकली है क्या चीज़, ये तो आप लोगों को शायद पता भी होगा। सपोज़ ये आपके पास है एल्वेलाई, ठीक है, ये आपके पास है ब्लड कैपिलरीज जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है फॉर द ऑक्सीजनेशन, लेकिन एल्वेलाई आपके पास कोलैप्स है, ठीक है। कोई भी डिजीज़ है, निमोनिया है, एडिमा है, ठीक है, तो इसमें एल्वेलाई कोलैप्स होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेम जिस तरह आते हैं उसी तरह वापस जाएंगे, कोई गैसियस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस और ऑक्सीजन की एडिशन नहीं होगा। सो इसको कहते हैं क्या, इंट्रापल्मोनरी शंट। अब नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन क्या करते हैं कि ये एल्वेलाई को ओपन करवाते हैं, तो जब एल्वेलाई ओपन होगा सो द कार्बन डाइऑक्साइड विल लॉस और ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, ऐड होगा, तो इंट्रापल्मोनरी शंट भी रिड्यूस होगा और आपका जो अंडरलाइन कंडीशन हाइपोक्सीमिया या हाइपरकैप्निया है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा, कब इंडिकेटेड है, कौन सी कंडीशन में? तो पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, क्यों जिस तरह हमने बात की कि उसमें एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। निमोनिया में इन्फेक्शन हो जाते हैं एल्वेलाई की, तो अगेन इन्फेक्टेड एल्वेलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज फिर कम होता है या ख़त्म होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ठीक है, क्योंकि उसमें अपर एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप कंटिन्यूस प्रेशर देते हैं ताकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। और चेस्ट वॉल ट्रॉमा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बाईपेप की तरफ। तो बाईपेप को हम बाईपेप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो प्रेशर होते हैं,
एक को कहते हैं इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और दूसरा होता है एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है। सो अब आपके पास जो एक्सपायरेटरी प्रेशर है हमारे पास, ये बेसिकली CPAP है यानी पीप है। सो इसका एडवांटेज क्या होगा, सेम, ये आपकी हाइपोक्सिया को रिलीव करेंगे, क्योंकि पहले हमने डिस्कस किया कि बाइलेवल इज इंडिकेटेड इन टाइप 2 पेलेवर। टाइप 2 में हाइपोक्सीमिया भी होती है और हाइपरकैप्निया भी होती है। तो हाइपोक्सीमिया आप ट्रीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर या CPAP या पीप। ठीक है। अब इसमें जो इंस्पायरेटरी प्रेशर है वो बेसिकली क्या चीज़ है। सो इंस्पायरेटरी प्रेशर आपके पास होता है कि आप जो प्रेशर इंस्पायरेशन के दौरान देते हैं। अब ये इंस्पायरेटरी प्रेशर किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करेंगे, याद रखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज़ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये वॉश आउट करते हैं बाय रिड्यूसिंग शैलो ब्रीथिंग, और शैलो ब्रीथिंग रिड्यूस करने के लिए हम प्रेशर सपोर्ट यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर एक और टर्म्स यूज़ हुआ, प्रेशर सपोर्ट और इंस्पायरेटरी। तो इंस्पायरेटरी प्रेशर और प्रेशर सपोर्ट में डिफरेंस ये है कि जो प्रेशर आप इंस्पायरेशन के दौरान सेट करते हैं दे आर कॉल्ड इंस्पायरेटरी प्रेशर, ठीक है, या IPAP। प्रेशर सपोर्ट कहते हैं इंस्पायरेटरी प्रेशर माइनस जो आपका CPAP या पीप है या EPAP है, इन दोनों को अगर हम माइनस कर ले तो ये बन जाएगा आपका प्रेशर सपोर्ट। और जितना आप प्रेशर सपोर्ट बढ़ाएंगे उतना पेशेंट को आसानी के साथ ब्रीथ करेंगे और उसका कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगा। अच्छा, रिस्पायरेटरी इफेक्ट क्या होगी EPAP की। सो EPAP प्रोवाइड पीप, जिस तरह हमने बात की, और पीप क्या करते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को कम करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव हो जाते हैं, सेचुरेशन भी इम्प्रूव हो जाते हैं, PO2 भी ABGs के ऊपर इम्प्रूव होगा। IPAP क्या करते हैं। सो IPAP आपके पास ऑक्सीजन डिमांड को अगेन कम कर देते हैं, वर्क ऑफ ब्रीथिंग को कम करते हैं, क्योंकि ये काइंड ऑफ प्रेशर सपोर्ट है, ठीक है। और अगर ये आपके रेजिस्टेंस को कम करते हैं, शैलो ब्रीथिंग को भी कम करते हैं। तो अगर शैलो ब्रीथिंग कम हो गया तो पेशेंट विल टेक देयर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। और अगर पेशेंट टेकेप्निक है तो उसका टेकेप्निया भी रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इंडिकेशन ऑफ बाइलेवल क्या है। सो मोस्टली ये उन पेशेंट में यूज़ किया जाता है जो क्रॉनिक COPD हो और COPD प्रोवोक कर दे, एक्सेसरबेशन हो जाए, ठीक है। तो COPD चूँकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लॉस नहीं होती, तो दैट विल बिल्ड इन योर बॉडी एंड लीडिंग टू द रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। तो COPD के पेशेंट जिसमें एक्सेसरबेशन हो और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर, ठीक है, कोई भी डिजीज़ हो जिसमें टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर डेवलप होता है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फेलियर ऑफ द CPAP, ठीक है, एंड निमोनिया विद रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। अच्छा, पेशेंट को आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे। सो वो पेशेंट में आप नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन लगाएंगे जो अपना एयरवे प्रोटेक्ट कर सकता हो, ठीक है, मतलब उसका GCS लेवल ठीक हो, मोर देन 8। कॉन्शियस एंड कोऑपरेटिव, अगेन हेमोडाइनामिकली स्टेबल, कोई उसमें हार्ट रेट की इबनॉर्मेलिटी मतलब टेकिकार्डिक ना हो या हाइपोटेंसिव ना हो, एक्सेसिव सिक्रीशन भी ना हो क्योंकि एस्पायरेशन हो सकते हैं, कोमार्बिड भी जो मतलब क्रिटिकली इल ना हो। और जब आप NIV यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूसली ABGs के ऊपर उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, उसका हाइपरकैप्निया या हाइपोक्सीमिया जो है वो रिजॉल्व होता जाता है। अगर नहीं है तो दिस इज़ फेलियर ऑफ द बाइलेवल, फिर आप इन्वेजिव पे चले जाएंगे। पेशेंट रिजेक्शन, किस पेशेंट में आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो इट विल बी नॉट यूज इन द रिस्पायरेटरी अरेस्ट, क्योंकि उसमें पेशेंट एफर्ट्स नहीं होता, लिहाजा इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। हीमोडाइनामिक एंड अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा टेकिकार्डिक और हाइपोटेंसिव अगर कोई पेशेंट, अनकोऑपरेटिव या अनकॉन्शियस जिसका GCS लेस देन 8 हो, तो उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। अपना एयरवे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो अगेन GCS जिसका कम हो तो उसमें आप यूज। फेशियल, एसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक सर्जरी, क्योंकि इसका इफेक्ट फेस के ऊपर भी होता है कि आप टाइट लगाते हैं, तो अगर फेशियल सर्जरी है तो वो वूंड को डिहेस कर सकते हैं। इस तरह एसोफेगस में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एसोफेगस में अगर सर्जरी है या स्टमक में तो उस अगेन वहाँ पर वूंड को ख़राब कर सकते हैं। क्रेनियोफेशियल ट्रामा और बर्न, तो अगेन फेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
और अनड्रेन निमोथोरेक्स, क्योंकि इसमें आप कंटिन्यूसली प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो प्रेशर आपकी निमोथोरेक्स को और भी बढ़ा सकते हैं। सो लिहाजा इस तरह के पेशेंट में आप यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द NIV। अब NIV में चूँकि हम कंटिन्यूसली प्रेशर अप्लाई करते हैं, सो लिहाजा ये बैरोट्रामा यानी प्रेशर की वजह से जो ट्रामा होते हैं वो कॉमन है। रिड्यूस कार्डिक आउटपुट, सो लिहाजा लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। वोमिटिंग इन एस्पायरेशन, क्योंकि इस एब्डोमेन को और स्टमक को डिस्टेंड करते हैं, लिहाजा उसमें भी आप यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, हाउ यू विल सेट द बाईपेप या CPAP। सो CPAP में चूँकि पीप होता है तो आप पीप स्टार्ट लेंगे फ्रॉम 5 to 8, ये इससे आप स्टार्ट लेंगे और मैक्सिमम आप 10 to 15 तक जा सकते हैं। जैसे आपके ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव नहीं हो रहा तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर लें, और फिर जब आप मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं तो अगेन आप ऑक्सीजनेशन को देख लें। अगर ऑक्सीजनेशन ठीक है तो आप आहिस्ता आहिस्ता टाइट्रेट करते जाएं। अच्छा, इसके अलावा एक तो आप पेशेंट की सेचुरेशन को देखेंगे, ये बीजीज़ में PO2 को देखेंगे, दूसरा टाइडल वॉल्यूम को देखेंगे कि पेशेंट जो इस कितने प्रेशर के साथ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं 6 ml पर kg, ठीक है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी रेट शुड बी लेस देन 25, ये आपका टारगेट होना चाहिए, और पेशेंट इस कंपाउंड, ये आपके टारगेट्स होने चाहिए वाइल सेटिंग। इसके अलावा FiO2 आप किस तरह रखेंगे, तो इनिशियली आप 100% FiO2 रखें, फिर देन टाइट्रेट कर लें अकॉर्डिंग टू सेचुरेशन। अगर सेचुरेशन 90% से ज़्यादा है तो आप आहिस्ता आहिस्ता FiO2 को कम कर लें, जिसकी वो FiO2 आपका सेट FiO2 होगा जिसके ऊपर सेचुरेशन 90% हो जाए। इसके अलावा पीक एयरवे प्रेशर शुड बी लेस देन 25 और 30। मॉनिटरिंग क्या करेंगे, किस चीज़ को मॉनिटर करेंगे, सो इसको हमने 3 में डिवाइड किया है, फिजियोलॉजिकल, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो फिजियोलॉजिकल में आप SpO2 को देखेंगे, कंटिन्यूसली पल्स ऑक्सीमीट्री करेंगे, एक्सेल टाइडल वॉल्यूम को, और ABGs। और ABGs में अगर आपके साथ टाइप 1 है तो टाइप 1 में आप PO2 को देखेंगे, और अगर टाइप 2 है तो इसमें आप PCO2 को भी देखेंगे। इसके अलावा रिस्पायरेटरी रेट तो हमने बात की कि इट शुड बी लेस देन 25। चेस्ट वॉल मोमेंट, कि आपके पास के अप एंड डाउन मोमेंट होते हैं कि नहीं, कोई एब्डोमिनल मसल तो यूज़ नहीं करता। पेशेंट जो है वो सिंक्रोनाइज़ करते हैं वेंटिलेशन के साथ या नहीं। एक्सेसरी मसल जिस तरह एब्डोमिनल मसल तो यूज़ नहीं करते। हार्ट रेट और BP का क्या स्टेटस है, BP कम नहीं होना चाहिए, हार्ट रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और GCS, क्योंकि जैसे आपका GCS, पेशेंट का GCS 8 से कम हो जाती है, आप इसको इन्वेसिव पे लेकर जाएँ। इसके अलावा पेशेंट को डिस्निया या डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। तो ये चीज़ें आप मॉनिटर करेंगे वाइल यूजिंग नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। अच्छा, NIV को कब रिमूव करेंगे, ठीक है। तो एक तो आप पेशेंट को क्लिनिकली देखेंगे कि क्लिनिकली उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करके फाइनली इसको विड्रॉ कर लें, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट का रिस्पायरेटरी रेट शुड बी लेस देन 24 और 25, हार्ट रेट शुड बी लेस देन 100, टिकेकार्डिया नहीं होनी चाहिए, pH जो है वो भी एसिडोटिक नहीं होना चाहिए, और सैचुरेशन जो है वो आपके पास मोर देन 90% और 40% FiO2, क्योंकि जब आप उसको स्विच करते हैं एंड टू द सैम्पल बेस मास या नॉन रिब्रीदर मास, तो उसमें आप 40 to 50% FiO2 दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपके पास विड्रॉल यानी जब आप पेशेंट को वीन करते हैं फ्रॉम NIV, तो ये आपके पास टारगेट होना चाहिए कि सब चीज़ें इससे कम हो। तो दिस वाज लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर अबाउट द नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। आसान है बहुत, आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।